चल रहा था निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। हमने कल जो स्टार्ट किया था वो करा था उभयनिष्ठ उत्सर्जक। उभयनिष्ठ उत्सर्जक का निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ लिया था। अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है देखते हैं। मैंने बताया था जब निर्गत बनाएंगे तो निर्गत वाली राशियों के बीच में बनेगा। किस किस के बीच में बनेगा? निर्गत धारा और निर्गत वोल्ट का। निर्गत धारा कौन सी है? ध्यान से देखो, आई है आईसी है? आईसी। अरे बातें नहीं। अब निर्गत वोल्ट का बीसी, ये तो वोल्ट में और ये मिली एम्पियर में। कांस्टेंट कौन सी राशि रहेगी? निवेशी धारा। निवेशी धारा आईबी। अब मुझे ये पता है जब मुझे निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है तो आईसी और वीसी के मध्य बनेगा। और निर्गत अभिलाक्षणिक जब वक्र जो बनता है वो कैसे बनता है वो कल बताया था। ये तो होता है आपका अग्रवाइज और ये होता है आपका पश्चवाइज। तो पश्चवाइज बनना कैसे आपका आज? यही तो होता है, ये तो यही होता है पश्चवाइज वाला। अब कौन सी धारा आपकी निश्चल रहेगी इसमें? निवेशी धारा। निवेशी धारा कौन सी है? IB 0 10 20 30 40। ये मिली एम्पियर में चलती है और यहाँ पर मिलती है माइक्रो एम्पियर में। जब हमने इससे पहले वाला कौन सा पढ़ा था? उभयनिष्ठ आधार विन्यास। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में भी हमने जब अभिलाक्षणिक वक्र बनाया था तो निर्गत धारा और निर्गत वोल्टता के बीच में बनाया था। निवेशी धारा को आपने अचर रखा था, लेकिन वहां पर ये मिली एम्पियर रहती है और यहाँ पर क्या रहती है? माइक्रो एम्पियर। बस इतना डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है अगर आप निवेशी माइक्रो में करोगे तो आपकी निर्गत जो हो जाएगी वो इसके अंदर मिली में हो जाएगी। माइक्रो ज्यादा रहता है, मिली ज्यादा रहता है? माइक्रो 10 की पावर 6। आप निवेश 10 की पावर 6 करोगे और निर्गत में जो मिलेगी वो 10 की पावर 3। मतलब आपकी जो धारा है उसकी मात्रा क्या होके मिलेगी? कम होके मिलेगी इसके अंदर। अब कल पूरा समझा गई थी मैं, सब कुछ वही है। 0 से नीचे कौन सा क्षेत्र रहता है? अंतर क्षेत्र। मिली 10 की पावर 3 होता है, -3 रहता है और ये 10 की हाँ -6 रहता है। ये ज्यादा रहता है। मिली एम्पियर माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। मतलब आप निर्गत में तो कम मिलता है और निवेशी में ज्यादा दे रहे हो। निवेशी धारा ज्यादा देने से निर्गत के अंदर आपको मात्रा कम मिल जाती है। एक बात और बताती हूँ, ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें आप निवेशी देने पर निवेशी निर्गत भी वही मिले। आप जितनी धारा दो, अगर आपने 2 दी है 2 एम्पियर, तो आपको अगर निर्गत में 2 एम्पियर मिल रही है तो वो केवल ट्रांजिस्टर होगा। तो वो होगा आपका ट्रांजिस्टर। और आप अगर निवेशी में जितनी धारा दे रहे हो, अगर मैंने 5 एम्पियर निवेश करी है और निर्गत में मुझे 1 एम्पियर मिल गई तो मतलब मात्रा या तो कम हो गई या फिर बढ़ गई। या तो 5 देने पर 10 मिल जाएगी या 5 देने पर 1 एम्पियर मिल गई। जब धारा के मान में उतार चढ़ाव होता है तो मतलब उस ट्रांजिस्टर में मैंने प्रवर्धक लगा रखा है। अगर निवेश करने पर निर्गत की धारा में परिवर्तन हो, या तो ज्यादा मिले या कम मिले, बराबर मिल रही है तो मतलब ट्रांजिस्टर में कुछ नहीं लग रहा है, जितना आप दे रहे हो उतना ही आपको निर्गत में मिल रहा है। लेकिन अगर देने पर और निर्गत के अंदर आपको राशि बढ़ती हुई मिलती है या घटती हुई मिलती है तो आपने ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवर्धक लगा रखा है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या होता है? या तो मान को बढ़ाना या मान को कम करना, ये काम करता है आपका प्रवर्धक। अब इसके अंदर हमें ये दिख रहा है कि हम दे तो -3 में रहे और मिल -6 में रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा दे रहे हो कम मिल रही है, मतलब आई भी ज्यादा दे रहे। 10 की पावर माइनस आई भी है ना, आई भी कौन सी है? निवेशी धारा। तो कम दे रहे हो और
आईसी मतलब निर्गत धारा, तो मतलब ज्यादा मिल रही है। दे कम रहे मिल ज्यादा मात्रा रही है, तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, प्रवर्धक लगा हुआ है। जो आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक होता है उसके अंदर प्रवर्धक लग के काम बनता है, मतलब प्रवर्धक लगाया जाता है जब उभयनिष्ठ उत्सर्जक को किया जाता है। केवल आधार ऐसा विन्यास है जिसके अंदर प्रवर्धक का यूज नहीं होता, जितनी देते हो उतनी मिलती है। सेम संग्राहक के अंदर भी प्रवर्धक लगता है, जितना आप देते हो उसकी या तो कम मिलती हुई दिखाई देती है या बढ़ती हुई दिखाई देती है। उत्सर्जक और संग्राहक तो काम करते हैं आपके प्रवर्धक के साथ, और आधार विन्यास काम करता है बिना प्रवर्धक के। आ गया समझ में? 3 रीजन में कल इसको बांटा था 3 क्षेत्रों में, कौन कौन से? अंतक, और दूसरा था आपका यहाँ पर, और इसमें ये कौन सा था, संतृप्त क्षेत्र। और ये तीनों क्षेत्र होते क्या क्या, ये कल मैं समझा गई थी। अंतक क्षेत्र कब मिलता है, सक्रिय क्षेत्र कब मिलता है, और संतृप्त क्षेत्र कब मिलता है। अब मुझे जरा थोड़ा थोड़ा सा बता दो, अंतक क्षेत्र कब मिलता है, जब दोनों पश्चवाइज होते हैं, दोनों संधियां पश्चवाइज होती हैं और देने वाली वोल्टता धेली वोल्टता को पार नहीं करती है, तो आपको मिलता है अंतक क्षेत्र। सक्रिय क्षेत्र कब मिलता है, हाँ, एक अग्रवाइज हो जाता है दूसरा पश्चवाइज होता है, तो आपको सक्रिय क्षेत्र मिलता है। इसका मतलब है देने वाली वोल्टता का मान धेली वोल्टता के बराबर पहुंच गया या उससे ज्यादा हो गया, तो आपको मिल जाता है सक्रिय क्षेत्र। दूसरा आता है लास्ट संतृप्त क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र कब मिलता है, दोनों अग्रवाइज हो जाते हैं। अग्रवाइज कब होते हैं, आपने सर्किट बंद कर दिया, सर्किट बंद करने पर संग्राहक के अंदर कुछ धारा रह गई जिसे हम क्षारण धारा बोलते हैं, और फिर सर्किट चालू करने पर जो आईसी का मान है, अगर धारा रह गई है क्षारण धारा, तो आपका जो फर्स्ट वाइज था वो कब कन्वर्ट किस में हो गया, अग्रवाइज में, क्योंकि धारा मिलना, सर्किट बंद होने के बाद भी धारे का मिलना मतलब ये बताता है वो अब फर्स्ट वाइज में काम नहीं कर रहा, वो अग्रवाइज में कर रहा है, क्योंकि धारा आपकी बनी हुई है वहां पर। अगर धारा बनी हुई है तो आपने फिर सर्किट चालू किया, दोबारा आपको धारा मिलने लग गई, तो वो भी अग्रवाइज में हो गया और वो भी अग्रवाइज में, दोनों अग्रवाइज में मिलता है, तो कौन सा मिलता है हमें, संतृप्त क्षेत्र। और ट्रांजिस्टर हमारा काम कौन से क्षेत्र में करता है, इस क्षेत्र में। ट्रांजिस्टर का काम होना केवल सक्रिय क्षेत्र में होता है, ना तो वो अंतक क्षेत्र में काम करता है ना वो अंतक क्षेत्र में दोनों पश्चवाइज हो गए, दोनों पश्चवाइज हो गई, धारा ही नहीं मिलेगी। संतृप्त क्षेत्र में दोनों अग्रवाइज हो गए, दोनों से धारा मिलेगी, जाएगी कहाँ धारा। केवल एक सक्रिय क्षेत्र ऐसा है जिसमें एक अग्र रहता है एक पश्च रहता है, अग्र से आती है और पश्च में वापस लौट के आपका एक साइकिल पूरा हो जाता है। अगर पूरी धारा घूम गई तो आपका वो ट्रांजिस्टर काम करेगा, जब तक सर्किट में धारा नहीं घूमेगी तो वो ट्रांजिस्टर काम नहीं करता है। इसलिए ट्रांजिस्टर का काम किसमें होता है, केवल सक्रिय क्षेत्र में। बनाइए इसे, सारा कंसेप्ट वही है जो कल मैं पूरा बता के गई थी, वही चीज है, क्योंकि वहां नेगेटिव था और नेगेटिव करते करते संतृप्त से पीछे मिल रहा था। इसे बना लीजिए, फिर वही 3 भागों में विभाजित करेंगे इसको, अंतक क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र। वैसे लिख चुके हो, मैं थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि सारा वही है थ्योरी जो पढ़ चुके हो। बना लो इसे। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में कुछ भी नहीं लिखवाया था, एक लास्ट बचा है इसके अंदर। लास्ट वाला कौन सा बचा हुआ है अभी, उभयनिष्ठ संग्राहक संधि, केवल वो वाला और बचा है, तब आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। उसके बाद 2 टॉपिक हैं, फिर यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ये सेकंड। हो गया? अरे बातें नहीं करो, बनाओ बस। लिखिए अब, निर्गत धारा, अच्छा बात नहीं करो, आवाज नहीं करो, बनाओ बस।
लिखिए अब निर्गत धारा, लिखिए निर्गत धारा ब्रैकेट में लिखना आईसी, निर्गत धारा ब्रैकेट में लिखिए आईसी, तथा निर्गत वोल्टता ब्रैकेट में लिखिए वीसी, निर्गत धारा आईसी तथा निर्गत वोल्टता वीसी के मध्य खींचा गया आरेख, के मध्य खींचा गया आरेख निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, उभयनिष्ठ, अरे रुको एक मिनट, ये तो लिख दिया ना इन दोनों के बीच में खींचा गया वर्ग निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है जब जब निवेशी धारा आईबी निश्चर हो, जब निवेशी धारा आईबी निश्चर हो। अब लिखिए इसके आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, निश्चर हो कांस्टेंट हो मतलब, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निर्गत धारा का मान, निर्गत धारा का मान निवेशी धारा से अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण हम यह कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि उपयुक्त ट्रांजिस्टर में, कि उपयुक्त ट्रांजिस्टर में प्रवर्धक लगाया गया है, उपयुक्त ट्रांजिस्टर में प्रवर्धक लगाया गया है। इस वक्र को, इस वक्र को 3 भागों में विभाजित करते हैं, इस वक्र को 3 भागों में विभाजित करते हैं। तीनों भाग लिख दीजिए, पहला डालना सक्रिय छेद, दूसरा डालना अंतक छेद, तीसरा डालना संतृप्त छेद। सक्रिय छेद, अंतक छेद, संतृप्त छेद, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। पहला डालिए सक्रिय क्षेत्र, पहला डालिए सक्रिय क्षेत्र। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आधार उत्सर्जक संधि, आधार उत्सर्जक संधि, बोलो नहीं लिख लो, इस क्षेत्र में आधार उत्सर्जक संधि अग्रवाइज, अग्रवाइज तथा तथा संग्राहक उत्सर्जक संधि पक्षवाइज होती है, पक्षवाइज होती है। जब निवेशी वोल्टता का मान, जब निवेशी वोल्टता का मान थ्रेशोल्ड वोल्टता से, थ्रेशोल्ड बोल रही हूं, दहली वोल्टता से
जब निवेशी वोल्टता का मान दहली वोल्टता से अधिक हो जाता है तब होल अवक्षय परत को पार करके एन संधि में पहुंचते हैं। जिससे जिससे निवेशी धारा IB मिलना प्रारंभ होती है। इस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर सबसे अधिक प्रभावी होता है। इस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर सबसे अधिक प्रभावी होता है। अब डालिए दूसरा। सक्रिय क्षेत्र के बाद कौन सा है? अंतक क्षेत्र। लिखिए। इस क्षेत्र में देखो, JBE और JCE, या तो ये लिख लो या पूरा नाम जो बोलती हूँ वो लिख लो, आधार उत्सर्जक संधि और संग्राहक उत्सर्जक संधि। इस क्षेत्र में JBE तथा JCE फर्स्ट वाइज होती हैं। JBE तथा JCE, JBE का मतलब आधार उत्सर्जक संधि, JCE का मतलब संग्राहक उत्सर्जक संधि, दोनों फर्स्ट वाइज होती हैं। क्योंकि निवेशी वोल्टता का मान दहली वोल्टता से कम होता है। इसलिए पीएन संधि के मध्य अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है और धारा प्रवाहित नहीं होती। एक लास्ट बचा है, संतृप्त क्षेत्र। लास्ट लिख दीजिए संतृप्त क्षेत्र। इसमें क्या होता है? दोनों अग्रवाइज लिख दीजिए। इस क्षेत्र में संतृप्त क्षेत्र में लिखिए। इस क्षेत्र में वही JB और JC दोनों संधियां अग्रवाइज होती हैं। क्योंकि संग्राहक संधि में क्षरण धारा मौजूद होती है। बस अब डालिए नेक्स्ट टॉपिक, डालिए गतिक निर्गत प्रतिरोध।
मैंने गतिक निवेशी प्रतिरोध करवा दिया था क्या कल? करवा दिया। अब डालिए गतिक निर्गत प्रतिरोध। आर, और निर्गत निकालना है आर बराबर V अपॉन आई, और निर्गत का निकालना है। तो निर्गत की वोल्टता कितनी चल रही है? V, और निर्गत की धारा T, और निश्चल फॉर्मूला लिख दीजिए। नेक्स्ट डालिए धारा प्रवर्धन गुणांक। जब हमने उभयनिष्ठ आधार पढ़ा था तब भी निकाला था धारा प्रवर्धन गुणांक। आज उभयनिष्ठ उत्सर्जक पढ़ना है तब भी धारा प्रवर्धन गुणांक। टॉपिक डालिए धारा प्रवर्धन गुणांक। धारा प्रवर्धन गुणांक किससे रिप्रेजेंट किया था वहां पर? अल्फा से। यहां पर करेंगे बीटा से। और किसका निकलेगा? डीसी का, क्योंकि इतना सब कुछ करने का मतलब क्या है? आपको डीसी प्राप्त कर रहे हो इसलिए तो निकाल रहे हो सब कुछ। तो बीटा डीसी का निकलेगा। क्या होता है फॉर्मूला? निर्गत धारा निवेशी धारा, निर्गत धारा निवेशी धारा आई बी, और निश्चय क्या चलेगा इसमें? बी सी ई। ये सब याद मत करना, जो कंसेप्ट बताया उसी से चलना, नहीं तो सब में घोच पहुंच होगा पूरा अच्छे से। इसलिए जो मैंने बताया निर्गत निवेशी उन्हीं रेशो से चलना बस। अपना कंसेप्ट मत लगाना कि आईसी और आई रटो, ये रटोगे भूल जाओगे सब। इसलिए पहले ही बता रही हूँ तीनों है, केवल निर्गत निवेशी याद रखना, बाकी कुछ मत याद रखना कि आईसी लगेगा, वीवी निश्चय चलेगा, वीसी निश्चय चलेगा। वो तो आप सर्किट बनाओगे अपने आप दिखेगा आपको क्या निश्चय है उसके अंदर। ठीक है, ये आ गया धारा प्रवर्धन गुणांक। अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, अल्फा तथा बीटा में संबंध। अल्फा हमने निकाला था उभयनिष्ठ आधार में, बीटा निकाला है उभयनिष्ठ उत्सर्जक में। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन और निकालना है। इधर मैं अल्फा का फॉर्मूला और लिख रही हूँ जरा। ये बीटा का लिखा है, अल्फा का और लिख दो जरा। अल्फा क्या था? वही निर्गत धारा निवेशी धारा। निर्गत कितनी थी और निवेशी कितनी थी? तो ये तो उसका था। अब मैं इधर से संबंध निकालते हैं, देखो जरा, पहले देख लेना बाद में नोट करना। एक जो आपकी उत्सर्जक धारा होती है वो किस किस में बटती है? आईबी और आईसी में, क्योंकि उत्सर्जक धारा के जो उत्सर्जक होता है उसके अंदर क्या होती है? अशुद्धियां ज्यादा होती हैं, इस वजह से आई जो होता है वो आईबी और आईसी में बटता है। कॉमन ले रही हूँ इसमें से, आई आईसी कॉमन ले लेते हैं। क्या बनेगा? आईबी प्लस 1 अपॉन आईसी। ये आईसी इसके नीचे ले जा रही हूँ, आई अपॉन आईसी, आईबी अपॉन आईसी प्लस 1। अब सुनो, मुझे अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है। आई अपॉन आईसी किसके बराबर है? 1 अपॉन अल्फा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन अल्फा डीसी, आई बी अपॉन आईसी 1 अपॉन बीटा डीसी प्लस 1 अपॉन अल्फा डीसी 1 प्लस बीटा डीसी अपॉन बीटा डीसी। अल्फा डीसी का फॉर्मूला क्या बन गया? बीटा डीसी अपॉन, नोट कर, डायरेक्ट ऐसे ही एज इट इज नोट कर दो। हाँ ये नोट कर लो एज इट इज। ये लिखना है अल्फा बीटा, ये तो लिख चुके, कि दोबारा लिखना है? नहीं लिखना तो वही नोट कर लो बस।
बातें नहीं करो। ये पेपर में आता है ये संबंध, इसलिए करवा रही हूँ। पूछता है ये संबंध पेपर के अंदर। आ जाओ बिल्कुल। इसी प्रकार अब बीटा डीसी की वैल्यू निकालते हैं, इसी रिलेशन से बीटा से निकालते हैं। अल्फा डीसी 1 प्लस बीटा डीसी बराबर इसे और लिखो, ये दोनों काम आएंगे इसलिए मैंने निकलवाए। देखो इसे, अरे बातें नहीं। देखो भागे, देखो जरा, यहाँ से समझने वाली चीज है। जो जो मैं रिलेशन निकलवा रही हूँ सब पूछते हैं पेपर में। ट्रांजिस्टर के लिए एक रिलेशन पढ़ा है हमने, आई बराबर क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। अब देखो इसके अंदर उधर ही करवा दो। आई सी कौन सी धारा है, संग्राहक धारा। और हमें पता है संग्राहक धारा है, उसमें दो धाराएं उत्पन्न होती है, एक तो क्षरण धारा आती है और एक बहुसंख्यक के कारण। बहुसंख्यक का मतलब है आप जब सर्किट चालू करते हो तो जो धारा बहती है, फिर जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल में जाना चालू हो जाते हैं और वहां से फिर एक और धारा मिल जाती है। तो आईसी जो मिलती है वो दो तरीके से मिलती है। एक तो मिलती है आपकी आईसी जो आपके बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन या होल्ट जाएंगे, और एक मिलेगी आपको क्षरण धारा, जिससे हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, आईसीओ। तो मतलब आईसी दो तरीके से मिली है, आईसी बहुसंख्यक से और आईसीओ क्षरण धारा से। आपने अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, यहाँ लिखिए अल्फा डीसी क्या था, अभी अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था, आईसी अपॉन आई, आईसी का मान कितना था, अल्फा डीसी इंटू आई। अल्फा डीसी उत्सर्जक के लिए ही तो है। अब इसमें रख देती हूँ जरा, आईसी बराबर अल्फा डीसी इंटू आई प्लस आईसीयू। आईसी अल्फा डीसी, आई की वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है, आई बी प्लस, छोड़ दिया मैंने आई को, आई बी प्लस आई सी प्लस अल्फा डीसी आई बी, अल्फा डीसी आई सी प्लस आईसीयू। आईसी इधर ला रही हूँ उठा के, 1 माइनस अल्फा डीसी, क्या बचा, अल्फा डीसी आई बी और प्लस आईसीयू। मुझे आईसी निकालनी है,
ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, अल्फा डीसी अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी आई बी प्लस ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी। ये लिख के रहने दे रही हूँ, काम आएगा इसलिए। इधर आ जाओ। अल्फा डीसी अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी किसके बराबर था? बीटा डीसी। IC बीटा डीसी प्लस IB प्लस ICO। सुनो इधर, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी को क्या लिख सकती हूँ? बीटा डीसी अपॉन अल्फा डीसी। तो इसे रख दिया मैंने बीटा डीसी अपॉन अल्फा डीसी। बात नहीं करो। अल्फा डीसी की वैल्यू कितनी है? बीटा डीसी अपॉन 1 प्लस बीटा डीसी। अल्फा डीसी की वैल्यू रख दो, बीटा डीसी अपॉन 1 प्लस बीटा डीसी। ये कैंसिल, IC बराबर बीटा डीसी IB 1 प्लस बीटा डीसी IC। ये आ गई आपकी संग्राम। ये संबंध भी पूछता है इसलिए निकाला है, कर लो नोट। ये तो मिटा ही दिया मैंने। नोट कर लो। ये अलग अलग ऐसे रिलेशन पूछता है इसलिए मैंने निकलवाए ये सारे। नोट कर लो। खत्म ये वाला टॉपिक। ये नोट मत करना, नीचे नीचे जो लिखा है ब्रैकेट में।